नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए पार्ट नंबर 18 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बाइनरी नंबर, हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है, इसकी हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट वैल्यू बतानी है, क्या होगी। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है और रिजल्ट बताना है, क्या होगा। यह क्वेश्चन बाइनरी कॉम्प्लीमेंट से पूछा गया है, कॉम्प्लीमेंट से। अब CPCT के एग्जाम में और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर के नंबर सिस्टम से, कॉम्प्लीमेंट से, बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह जो क्वेश्चन है इसमें हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है और रिजल्ट बताना है। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वह बाइनरी डेटा पर करता है। बाइनरी डेटा मतलब 0 और 1 पर। तो हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना भी सीखा है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। और फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है। पहले हमें इस नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, उसके बाद ही हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो पहले हम सीखेंगे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको इस बाइनरी नंबर को सेम लिखना है। हमारा नंबर है 1011। हमने अपने क्वेश्चन में दिए गए नंबर को सेम लिखा। अब आपको जहां जहां पर 1 दिया गया है उसको आप 0 से बदल दें और जहां पर 0 दिया गया है उसको 1 से बदल दें। इससे आपका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो 1 को हम बदलेंगे 0 से, 0 को बदलेंगे 1 से, 1 को बदलेंगे 0 से, 1 को बदलेंगे 0 से। यह निकल आया हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या बंस कॉम्प्लीमेंट। यदि पेपर में हमसे पूछा जाता किसी बाइनरी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या बंस कॉम्प्लीमेंट, तो हमें केवल इतना इसको सॉल्व करना है। 1 को बदल देना है 0 से, 0 को बदल देना है 1 से। बंस कॉम्प्लीमेंट निकल आया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टूस कॉम्प्लीमेंट या सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमने निकाला बंस कॉम्प्लीमेंट। अब हमें एक स्टेप और परफॉर्म करना है। जो हमारा बंस कॉम्प्लीमेंट निकला है, इस बंस कॉम्प्लीमेंट में हमें राइट साइड पर एक 1 ऐड कर देना है, 1। तो हमारा सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। मतलब जो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकला है 0 1 0 0, यह है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। इसमें हमें राइट साइड पर एक ऐड कर देना है और जो हमारा आंसर आएगा वह हो जाएगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो हमने पहले बाइनरी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाला। अब उस नंबर में हम एक ऐड करेंगे राइट साइड पर, तो क्या मिल जाएगा हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ध्यान रखें यहां पर जो यह एडिशन होगा इसके लिए बाइनरी एडिशन के रूल्स फॉलो किए जाएंगे। बाइनरी एडिशन के रूल्स हमने प्रीवियस वीडियो में बाइनरी एडिशन को सॉल्व करना सीखा था। बाइनरी एडिशन के 4 नियम होते हैं। जब हम 0 में 0 ऐड करते हैं तो आंसर प्राप्त होता है 0। जब हम 0 में 1 ऐड करते हैं तो आंसर प्राप्त होता है 1। जब हम 1 में 0 ऐड करते हैं तो भी आंसर प्राप्त होता है 1। लेकिन 1 में 1 ऐड करने पर आंसर प्राप्त होता है 0 और हमें एक कैरी प्राप्त होती है, कैरी। ध्यान रखें यहां पर जो हम बाइनरी एडिशन करेंगे इसको करने के 4 नियम होते हैं। 0 + 0 0 होगा, 0 + 1 1 होगा, 1 + 0 1 होगा और 1 और 1 होता है 0। साथ में हमें एक कैरी भी प्राप्त हो जाती है। तो आपको इन 4 नियम को याद रखना है, इसके बाद आप बाइनरी एडिशन कर सकते हैं। तो हमने नियम समझ लिए। अब हम नियम के आधार पर यहां पर एडिशन करेंगे। तो हमें 0 और 1 को ऐड करना है और जब 0 और 1 ऐड होंगे तो आंसर क्या मिलेगा, हमें 1 प्राप्त होगा। तो यहां पर आ जाएगा 1। इसके बाद 0 को हम 0 ही लिख देंगे, 1 को 1 लिख देंगे।
इस 0 को 0 लिख देंगे। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। जो बाइनरी नंबर हमें दिया गया था उसका पहले हमने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाला और उसमें एक जोड़ा तो मिल गया हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0101। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना कितना आसान है, और यदि आपने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है तो उसमें एक जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज एनटी को किस रूप में जाना जाता है? विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज एनटी को किस रूप में जाना जाता है? मतलब यह जो नाम हमें दिए गए हैं यह किससे संबंधित हैं या यह क्या है, हमें यहां पर बताना है। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी को किस रूप में जाना जाता है? क्या यह प्रोसेसर है, डोमेन नेम है, मॉडेम है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपने विंडोज को ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सुना होगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। विंडोज जो है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कई वर्जन्स अवेलेबल हैं। तो जो विंडोज 95 है, विंडोज 98 है, विंडोज एनटी है, विंडोज एक्सपी है, विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है और अब विंडोज 11 भी आ गया है। यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपको यहां पर दो क्वेश्चन और तैयार करने हैं। विंडोज एनटी जो है, विंडोज एनटी में एनटी का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी मतलब विंडोज एनटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, मॉडेम का फुल फॉर्म। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से डिस्प्ले होने वाले वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से डिस्प्ले होने वाले वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से डिस्प्ले होने वाले वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। यदि हमें कोई भी वेबसाइट या वेब पेज ओपन करना होता है तो उसके लिए हमें वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है, जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर है जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है और इस वेब ब्राउजर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया? इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से डिस्प्ले होने वाले वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में प्रिंट कैसे देंगे। आपने प्रिंट की जो शॉर्टकट की पढ़ी है, आपने प्रिंट के लिए जो शॉर्टकट की सीखी है Ctrl+P, इसका ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वेब ब्राउजर तो एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हमने एक वेबसाइट या वेब पेज ओपन किया है, उसको हमें प्रिंट करना है और प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+P। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वेब ब्राउजर के अंदर भी यदि जो पेज, जो वेबसाइट हमारे सामने ओपन है, उसके कंटेंट को यदि हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम Ctrl+P का यूज कर सकते हैं। मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से डिस्प्ले होने वाले वेब पेज को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का यूज किया जाता है। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। Ctrl+V पेस्ट की शॉर्टकट की होती है, Ctrl+C कॉपी की शॉर्टकट की होती है और Ctrl+S सेव की शॉर्टकट की होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक कंप्यूटर का एक हिस्सा है जिसे आप भौतिक मतलब फिजिकली रूप से स्पर्श कर सकते हैं। ब्लैंक कंप्यूटर का एक हिस्सा है, पार्ट है, जिसे आप भौतिक मतलब फिजिकली रूप से स्पर्श कर सकते हैं, मतलब टच कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है ब्लैंक कंप्यूटर का एक पार्ट है जिसे आप फिजिकली टच कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसे आप भौतिक रूप से या फिजिकली टच कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस, वह सभी कुछ फिजिकल डिवाइसेस होती हैं जिनको यूजर स्पर्श कर सकता है, टच कर सकता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, रैम। यह सभी कंप्यूटर की हार्डवेयर डिवाइस होती हैं जो कि यूजर फिजिकली टच कर सकता है। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है? फिर हमने यह जाना कि हार्डवेयर तो कुछ फिजिकल डिवाइस हैं जिनको यूजर फिजिकली टच कर सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह होता है। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह कहलाता है सॉफ्टवेयर, मतलब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में निम्न में से किसके अंतर्गत विभिन्न हेडिंग ऑप्शन उपलब्ध होते हैं? एमएस वर्ड में निम्न में से किसके अंतर्गत विभिन्न हेडिंग ऑप्शन उपलब्ध होते हैं? मतलब एमएस वर्ड में यदि हमें हेडिंग को यूज करना है, हेडिंग को, तो हम दिए गए ऑप्शन में से किस ऑप्शन का यूज करेंगे? हेडिंग, जैसे कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, इस प्रकार की हेडिंग होती है एमएस वर्ड के अंदर। यदि आपको हेडिंग यूज करनी है तो आप दिए गए ऑप्शन में से किस ऑप्शन का यूज करेंगे? एमएस वर्ड में यदि आपको हेडिंग यूज करनी है तो सभी प्रकार की हेडिंग स्टाइल ऑप्शन के अंतर्गत आती हैं, स्टाइल ऑप्शन के अंतर्गत। एमएस वर्ड में जो होम टैब होता है, होम टैब में एक सेक्शन होता है स्टाइल, जिसके अंदर हेडिंग, लिस्ट, पैराग्राफ, टाइटल, इस प्रकार के सभी ऑप्शन आपको प्रदान किए जाते हैं। एमएस वर्ड में यदि हमें हेडिंग ऑप्शन का यूज करना है तो हेडिंग किसके अंतर्गत आती हैं? स्टाइल के अंतर्गत आती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टाइल। एमएस वर्ड में हेडिंग ऑप्शन स्टाइल के अंतर्गत उपलब्ध होता है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं एमएस वर्ड में। चलते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने एक सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। यहां पर होम टैब में एक ऑप्शन होता है, एक सेक्शन होता है स्टाइल। स्टाइल सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, लिस्ट, इस प्रकार के यहां पर कई ऑप्शन होते हैं। इन सभी स्टाइल को आप अपने डॉक्यूमेंट में आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। यहां पर हमें कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल भी दी जाती हैं और हम यूजर डिफाइंड स्टाइल भी यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। तो जो हेडिंग होती हैं, हेडिंग हमें कहां प्रदान की जाती हैं? स्टाइल के अंतर्गत। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में HAN मतलब कि हैन का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में HAN मतलब हैन का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स पढ़े होंगे, लैन, मैन, वैन, पैन, कैन। उसी प्रकार से एक और कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप है हैन, HAN, जिसका फुल फॉर्म होता है होम एरिया नेटवर्क। होम एरिया नेटवर्क। आपने जो कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स पढ़े हैं, पैन, कैन, लैन, मैन, वैन, वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क का एक टाइप है हैन, HAN, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? होम एरिया नेटवर्क। यदि हमें अपने घर के अंदर अपनी सभी डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो वह कौन सा नेटवर्क हो जाएगा? होम एरिया नेटवर्क। यह भी एक छोटी साइज का नेटवर्क होता है जिसके द्वारा हम एक घर के अंदर यूज होने वाली सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो HAN कंप्यूटर नेटवर्क का एक टाइप है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? होम एरिया नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में ब्लैंक एक प्री डिफाइंड डेकोरेटिव टेक्स्ट है
जिसे आप डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं। एमएस वर्ड में ब्लैंक एक प्रीडिफाइंड मतलब पहले से बना हुआ डेकोरेटिव टेक्स्ट, डेकोरेटिव मतलब आकर्षित, स्टाइलिश टेक्स्ट है जिसे आप डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं। एमएस वर्ड में आपको पहले से बने बनाए कुछ आकर्षित टेक्स्ट दिए जाते हैं जिन्हें आप डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं। वह क्या होते हैं? यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट में, अपनी फाइल में कोई स्टाइलिश टेक्स्ट लिखना है, डेकोरेटिव टेक्स्ट लिखना है और उसमें स्टाइल पहले से फिक्स है, तो आप किसका यूज कर सकते हैं? वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट प्रीडिफाइंड स्टाइल होती है जिससे यूजर डेकोरेटिव टेक्स्ट को टाइप कर सकता है। यहां पर स्टाइल, कलर, डिजाइन पहले से फिक्स होती है, आपको केवल अपना टेक्स्ट टाइप करना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। वर्ड आर्ट एक प्रीडिफाइंड डेकोरेटिव टेक्स्ट होता है जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के अंतर्गत एक ऑप्शन होता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट, जब आप वर्ड आर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको मल्टीपल टाइप की प्रीडिफाइंड टेक्स्ट की स्टाइल दी जाती हैं। आपको जिस स्टाइल में टेक्स्ट को टाइप करना है वह स्टाइल सिलेक्ट करें और यहां पर आप अपना कोई भी एक टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहां पर वर्ड आर्ट की एक स्टाइल सिलेक्ट करी और हमने अपने चैनल का नाम लिखा है जो कि एक अट्रैक्टिव डिजाइन में, अट्रैक्टिव स्टाइल में टाइप किया गया है। यह होता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के द्वारा हम डेकोरेटिव टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल वर्कशीट का नेम कितने कैरेक्टर्स तक का हो सकता है? एमएस एक्सेल वर्कशीट का नेम कितने कैरेक्टर्स तक का हो सकता है? मतलब एमएस एक्सेल की जो वर्कशीट होती है, यदि हम उसका नाम बदलेंगे तो हम कितने अक्षर तक का नाम वहां पर दे सकते हैं? वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट मतलब एमएस एक्सेल का पेज। हम एमएस एक्सेल में जो फाइल बनाते हैं, फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे क्या कहा जाता है? वर्कबुक। वर्कबुक मतलब एक्सेल की फाइल जिसका ऑटोमेटिक नेम होता है बुक1। एक्सेल में आप जो फाइल बनाते हैं उसे कहा जाता है वर्कबुक जिसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? बुक1। उस वर्कबुक के अंदर जो पेज होते हैं, एक्सेल के जो पेज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वर्कशीट। और वर्कशीट का डिफॉल्ट नेम होता है शीट1। वर्कशीट का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? शीट1। लेकिन कुछ कंडीशन में हम इस शीट के नेम को चेंज भी करते हैं, मतलब शीट के नेम को रीनेम करते हैं। तो हमसे पूछा गया है यदि हम किसी वर्कशीट का नाम बदलते हैं तो हम वहां पर कितने कैरेक्टर तक यूज कर सकते हैं? मतलब वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है? तो यदि हम एक्सेल में किसी वर्कशीट का नाम बदलेंगे, रीनेम करेंगे, तो हम मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, 31 अक्षर तक का यूज कर सकते हैं। एमएस एक्सेल की वर्कशीट को यदि हम रीनेम करेंगे तो हम 31 कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस एक्सेल वर्कशीट का नाम 31 कैरेक्टर्स तक का हो सकता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने एक वर्कबुक बनाई है। वर्कबुक मतलब एक्सेल की फाइल। आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या है? बुक1 है। और इस वर्कबुक के अंदर हमें बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट मिलती है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएस एक्सेल की एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट होती हैं बाय डिफॉल्ट? तो एक होती है, लेकिन एमएस एक्सेल के जो पुराने वर्जन्स थे उनमें 3 वर्कशीट मिलती थी, जबकि नए वर्जन में कितनी मिलती है? केवल एक। यहां पर हमें एक वर्कशीट दी गई है जिसका नाम है शीट1। यदि हम इस पर राइट क्लिक करें तो एक ऑप्शन होता है रीनेम। यहां से हम वर्कशीट का नाम चेंज कर सकते हैं और जब हम नाम चेंज करेंगे तो यहां पर हम 31 कैरेक्टर का 31 कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। यह हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। यदि हम वर्कशीट का नाम बदलेंगे तो हम यहां पर 31 कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन की स्टार्टिंग किस सिंबल से होती है? एमएस एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन की स्टार्टिंग किस सिंबल से होती है?
एमएस एक्सेल में यदि हमें कोई कैलकुलेशन करना है, कोई कंडीशन चेक करनी है, तो हम फॉर्मूला और फंक्शन का यूज करते हैं। जब हमें कोई भी कैलकुलेशन करना होता है, कोई कंडीशन चेक करनी होती है, तो हम फॉर्मूला और फंक्शन का उपयोग करते हैं। जब भी हम एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन लगाते हैं तो उसकी स्टार्टिंग इक्वल सिंबल से होती है। इक्वल से मतलब एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन किस सिंबल से स्टार्ट होता है? इक्वल सिंबल से। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन की स्टार्टिंग इक्वल सिंबल से होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, यह किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं या एंटीवायरस हैं? तो जो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर हैं, यह तीनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर, और यह तीनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं वह कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, यूजर के लिए वर्क करते हैं, वह होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, यह तीनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं और इन्हें लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, बट कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन मतलब कि आविष्कार किस कंपनी के द्वारा किया गया है? माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन या आविष्कार किस कंपनी के द्वारा किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन किस कंपनी के द्वारा किया गया है? माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन इंटेल कंपनी के द्वारा किया गया। इंटेल प्रोसेसर मतलब सीपीयू, जो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, दिमाग होता है, प्रोसेसर या सीपीयू कहा जाता है। इसे इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया है? इंटेल कंपनी ने। और इंटेल कंपनी ने जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था वह बनाया था 1971 में, 1971 में, और पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर सन 1971 में बनाया गया था, इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था और इसका नाम क्या था? इंटेल 4004। इन्वेंशन किसने किया है माइक्रो प्रोसेसर का? इंटेल कंपनी ने। कब किया था? 1971 में। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा बनाया गया था? 4004। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन या आविष्कार इंटेल कंपनी के द्वारा किया गया है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, यदि हमें किसी भी टॉपिक पर कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो हम पावर पॉइंट का यूज कर सकते हैं। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है और पावर पॉइंट में जो पेज यूज होता है उसे स्लाइड कहा जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए, स्लाइड को शो करने के लिए कई प्रकार के व्यू उपलब्ध कराता है, कई प्रकार के व्यू प्रोवाइड करता है। लेकिन हमसे पूछा गया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? तो डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू। पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड को शो करने के कई व्यू होते हैं, लेकिन अपने आप डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नॉर्मल व्यू। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट गेट में a=1 इनपुट करने पर क्या आउटपुट प्राप्त होता है। नॉट गेट में a=1 इनपुट करने पर क्या आउटपुट प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट से या कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट से पूछा गया है। अब सीपीसीटी के पेपर में या सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के भी हमें दिए जाते हैं। लॉजिक गेट, आपने लॉजिक गेट को पढ़ा होगा। लॉजिक गेट जो कि डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, मतलब जो भी डिजिटल कंप्यूटर बनते हैं उनमें लॉजिक गेट का यूज जरूर किया जाता है। लॉजिक गेट कई प्रकार के होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सऑर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, कई प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में एंड गेट और गेट को भी समझा है। आज जो हमें क्वेश्चन दिया गया है यह नॉट गेट से संबंधित है। नॉट गेट से, नॉट गेट में यदि हम a की वैल्यू 1 इनपुट करेंगे तो हमें क्या आउटपुट प्राप्त होगा। नॉट गेट एक बहुत ही सिंपल और बेसिक गेट है जिसमें केवल एक इनपुट होता है। इसको हम एक टेबल से समझ सकते हैं। यदि हम नॉट गेट में a को इनपुट करेंगे, a को, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, a का कॉम्प्लीमेंट या a का इन्वर्जन, या हम कह सकते हैं a का अपोजिट रिजल्ट। a को यदि हम इनपुट करेंगे तो a का कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्जन भी कह सकते हैं। तो यदि हम a को इनपुट करेंगे तो a की दो वैल्यू हो सकती हैं, या तो 0 या 1। हम a की दो ही वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, क्या क्या, 0 और 1। और यहां पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है, नॉट गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें केवल एक इनपुट होता है, सिंगल इनपुट होता है। नॉट गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें केवल एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट मिलता है। अदर गेट में 2 या 2 से ज्यादा भी इनपुट हो सकते हैं लेकिन आउटपुट एक मिलेगा। बट नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। तो हम जब एक इनपुट करेंगे तो या तो वह 0 होगा या फिर 1 होगा। जब हम 0 इनपुट करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, मतलब 1। और जब हम 1 इनपुट करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा क्या, 0। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि हम नॉट गेट में a=1 इनपुट करेंगे, 1 इनपुट करेंगे तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 0। और यदि 0 इनपुट करते तो अपोजिट क्या हो जाता, 1। तो 1 इनपुट करने पर आउटपुट क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। नॉट गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें सिंगल इनपुट होता है, सिंगल आउटपुट होता है, और हम जो भी इनपुट करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट हमें आउटपुट में दिया जाता है। तो हमने 1 इनपुट किया तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, 0। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नॉट गेट में a=1 इनपुट करने पर आउटपुट क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हमें कोई हेल्प लेनी है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो हम कौन सी फंक्शन की का उपयोग कर सकते हैं। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में हेल्प के लिए एक ही शॉर्टकट की होती है, एक ही फंक्शन की होती है जो कि होती है F1। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर के अंदर यदि हमें किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई हेल्प प्राप्त करनी है तो हम F1 फंक्शन की का उपयोग कर सकते हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प के लिए F1 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हेल्प के लिए हम F1 फंक्शन की का यूज कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं। MS एक्सेल 2016 वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं, मतलब MS एक्सेल 2016 की जो फाइल होती है, फाइल मतलब वर्कबुक, उसमें बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही समझा था। जब हमने क्वेश्चन समझा था कि वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का हो सकता है, तब हमने आपको बताया था कि वर्कबुक में अब बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट हमें प्रदान की जाती है। एक्सेल के जो पुराने वर्जन्स थे उनमें एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट दी जाती थी, लेकिन एक्सेल के जो भी नए वर्जन्स हैं उनमें एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट सिंगल वर्कशीट दी जाती है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर ए 1। ध्यान रखें यहां पर एक्सेल के जो भी न्यू वर्जन्स अब आ रहे हैं उन सभी में एक वर्कबुक के अंदर केवल एक वर्कशीट दी जाती है, लेकिन आप अपनी आवश्यकता अनुसार वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं, जबकि एक्सेल के पुराने वर्जन्स में हमें 3 वर्कशीट प्रदान की जाती थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1। एक्सेल 2016 में वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।